My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again, I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बीएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक पेपर है जिसका कोर्स कोड है एजू बीएड 102। कोर्स का नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम। एजू बीएड 102 नॉलेज एंड करिकुलम सत्र 2021-22 के विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा हुई थी, इसकी एंड टर्म की, वो 21 फरवरी 2022 को हुई थी। और उसमें खंड अ व्याख्यात्मक प्रश्न और खंड ब बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उस एग्जाम में। तो उस एग्जाम में कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आए थे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे, उनको हम देखेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग एजू बीएड 102 नॉलेज एंड करिकुलम या ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पूछे गए थे 21 फरवरी 2022 को, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव या खंड अ में जो व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर है एजू बीएड 102 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22 नॉलेज एंड करिकुलम क्रेडिट 4 सीबीसीएस मोड, जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है कि प्रश्न पत्र दो भागों में है। खंड अ व्याख्यात्मक 15 अंकों का है और खंड ब बहुविकल्पी 60 अंकों का होगा। द क्वेश्चन पेपर इज इन टू सेक्शन। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव विल बी ऑफ 60 मार्क्स। सेक्शन ए विल बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड आंसर शीट दैट इज ओएमआर ऑफ सेक्शन बी विल बी डिपॉजिटेड, अर्थात जो खंड अ है परीक्षा के अंत में जमा कर लिया जाएगा और खंड ब का जो उत्तर पत्रिका ओएमआर के रूप में होगा वह जमा होगा। खंड अ की बात करें तो जो व्याख्यात्मक या सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर है, यह 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर है और अधिकतम 15 अंक है। मीन्स मैक्सिमम मार्क्स है 15 और टाइम आपको अलॉटेड है 1 आवर्स। नोट में आप देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, अर्थात कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल। इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और पूर्णांक यहाँ पे देखिए अधिकतम अंक 15 है। तो इस तरह से 5-5 नंबर का एक प्रश्न है। कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अर्थ और प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना बल्कि एजुकेशन हेडिंग डालनी है और इसका अर्थ और इसके प्रकृति के बारे में आपको बता देना, इसके कुछ डिफिनीशंस लिख देने और अपने शब्दों में इसकी मीनिंग क्या और साथ ही साथ एजुकेशन का प्रकृति या नेचर क्या है इसके बारे में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन आर अल्टीमेटली रिलेटेड टू फिलॉसफी डिस्कस, अर्थात शिक्षा संबंधी समस्त प्रश्न अंततः दर्शन से संबंधित है, विवेचना कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप सभी लोगों को यह दिखाना है कि एजुकेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनका अंततः जो रिलेशनशिप होता है वो फिलॉसफी से होता है, दर्शन से होता है और उसका समाधान फिलॉसफी या दर्शन से मिलता है। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। शिक्षा में प्रकृतिवाद के मुख्य योगदान की विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको नेचुरलिज्म के बारे में लिखना है कि एजुकेशन में या शिक्षा के क्षेत्र में नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद का क्या योगदान है। तो आपको क्या क्या लिखना है, नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है। फिर आपको ये बताना है कि शिक्षक कैसे होने चाहिए, विद्यार्थी कैसे होने चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, करिकुलम कैसे होने चाहिए। आज जितने भी आपको सब हेडिंग्स या जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं एजुकेशन को, सबके बारे में आपको अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद के अनुसार आपको बताना है। तो प्रकृतिवाद के मुख्य योगदान की विवेचना करनी है इस प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4, प्रश्न संख्या 4 है, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से ऑब्जेक्टिव या
एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होंगे, उसका आपको पॉइंट वाइज हेडिंग डाल करके उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बौद्ध शिक्षा दर्शन की विशेषताओं का वर्णन करिए। तो चूंकि सारे प्रश्न जो है शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न हैं, आपके लिए स्पेस दिया होगा और उन्हीं स्पेस में लिखना है। तो आपको शॉर्ट में लिख देना है कि बौद्ध शिक्षा दर्शन क्या है, उसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रमुख विशेषताएं हैं बौद्ध शिक्षा दर्शन की या बुद्धिस्ट फिलॉसफी की, उसके बारे में आपको लिख देना है। अगला है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्कूल ऑफ वेदांता फिलॉसफी, या वेदांत दर्शन के विद्यालय की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो वेदांत फिलॉसफी या वेदांत दर्शन में स्कूल या विद्यालय की क्या संकल्पना की गई है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर के देखिए आपके स्क्रीन पर 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो जो 3 प्रश्न आपके सबसे अच्छी तरीके से तैयार हो, उनको आपको उसका आंसर दे देना है। आंसर देने से पहले ध्यान दीजिए कि आपको पहले से स्पेस प्रोवाइडेड है। आपको कुछ 5 या 6 पेज दिए गए हों तो आप पहले स्पेस बांट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए इक्वली 3 पार्ट्स में, और तब आप अपना आंसर लिखना शुरू कीजिए। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है या सेक्शन बी है, बहुविकल्पी वाला है। इसमें आप देखिए आपके स्क्रीन पर खंड बी बहुविकल्पी या ऑब्जेक्टिव, और इसमें आप देखेंगे कि जो टाइम है 1.5 आवर्स या 1 घंटा 1.5 घंटे का समय है, मीन्स कुल मिलाकर 60 + 30 90 मिनट का समय है। मैक्सिमम मार्क्स है 60। नोट में लिखा है कि पुस्तिका में कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न करने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के जो नंबर है, अंक क्या है 1.5 है या 1.5 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो कुल आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 90 मिनट में, जिसके लिए आपके मैक्सिमम मार्क्स या अधिकतम अंक जो है वो 60 अंक है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना और आंसर जो है OMR पर गोला भर करके देना है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द वर्ड वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज, अर्थात वैल्यू शब्द जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। एंड योर ऑप्शंस आर ए वैलम, बी वैलेर, सी वीनम एंड डी वैग। तो वेलम से लिया गया, वैलर से, वेनम से या वाग से। तो वैल्यू शब्द जो है वो लैटिन भाषा के वैलर शब्द से लिया गया। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है वो सही है। वैल्यू इज वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वैलर लैटिन लैंग्वेज। तो जो वैलर लैटिन लैंग्वेज का जो वैलर वर्ड है उससे वैल्यू शब्द को लिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है हुज स्टेटमेंट इज दिस। एक स्टेटमेंट दिया गया और यह किसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, इंटरनेशनलिज्म इज अ फीलिंग दैट द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ हिज स्टेट बट अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी में देखा जाए, अंतरराष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता वरन विश्व का नागरिक होता है। यह किसका कथन है। और आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी गोल्ड स्मिथ, सी डॉक्टर वाल्टर एंड डी इज एस.सी. लैब्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यह स्टेटमेंट किसका है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय गोल्ड स्मिथ। यह गोल्ड स्मिथ का स्टेटमेंट है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू गोल्ड स्मिथ, internationalism is a feeling that the individual is not only a member of his state but a citizen of the world। गोल्ड स्मिथ के अनुसार अंतरराष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता वरन विश्व का नागरिक भी होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 प्रश्न है द इंग्लिश वर्ड ऑफ फॉर कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कल्चर ऑफ विच लैंग्वेज। संस्कृत का अंग्रेजी शब्द कल्चर किस भाषा के शब्द से बना है। जो संस्कृत जिसको हम अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं वह किस भाषा के शब्द से बना है। तो किस भाषा के शब्द से बना है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है द रीजन फॉर द चेंज इन द एम्स ऑफ एजुकेशन इज, या शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन का क्या कारण है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। ए पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या की वृद्धि, बी चेंजेज इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द इरा या युग की परिस्थितियों में परिवर्तन, सी चेंज ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम या शासन की समय समय पर बदलना, एंड डी है नीड ऑफ एजुकेशन या शिक्षा की आवश्यकता। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि कोई कारण नहीं है, शासन का समय समय पर बदलना भी कोई कारण नहीं है। अब यहाँ पे जो बी और डी ऑप्शन है दैट इज
नीड ऑफ एजुकेशन है शिक्षा की आवश्यकता, ये भी हो सकता है। और चेंजेज इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एरा, युग की परिस्थितियों में परिवर्तन, ये भी हो सकता है। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। तो जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं उन सर्कमस्टेंसेज में जो परिवर्तन आता है, जो चेंजेज आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी नीड या आवश्यकता होती है। और जब जैसा नीड और आवश्यकता होती है उसी के अनुसार हमारा एजुकेशन होता है, एजुकेशन के एम्स होते हैं। तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? चेंजेज इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एरा। जो एम्स ऑफ एजुकेशन है उसमें जो चेंजेज आते हैं वो जो है, जो परिस्थितियां होती हैं, युग जैसा होता है या समय की जो मांग होती है उसके अनुसार हमारे शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी और डी में से जो बी ऑप्शन है दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन का क्या कारण है? युग की परिस्थितियों में परिवर्तन। द रीजन फॉर द चेंज इन द एम्स ऑफ एजुकेशन इज चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एरा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, सभ्यता और संस्कृत है। एंड योर ऑप्शंस आर कलेक्शन ऑफ एजेज, युगों का संचय है। बी एवरीडे अचीवमेंट, प्रतिदिन की उपलब्धि है। सी कैन बी अर्न्ड एट एनी टाइम, कभी भी अर्जित की जा सकती है। एंड डी नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो सिविलाइजेशन कल्चर है, सभ्यता और संस्कृत क्या है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ एजेज, युगों का संचय है हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृत। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है द पर्पज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। एंड योर ऑप्शंस आर ए टू पनिशिंग क्रिमिनल्स, अपराधियों को दंडित करना। टू एस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड, विश्व में शांति स्थापित करना। हेल्पिंग अनयूजुअल चिल्ड्रंस, या असामान्य बालकों की सहायता करना। एंड डी इज टू अरेंज पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था करना। सो द क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? दैट इज विश्व में शांति स्थापित करना और टू एस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है नेगेटिव एजुकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नकारात्मक शिक्षा विशेषता है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए आइडियलिस्टिक एजुकेशन या आदर्शवादी शिक्षा की। बी नेचुरलिस्टिक एजुकेशन या प्रकृतिवादी शिक्षा की। सी प्रैग्मेटिक एजुकेशन या प्रयोजनवादी शिक्षा की। एंड डी नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो नकारात्मक शिक्षा या नेगेटिव एजुकेशन किसकी विशेषता है? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन या प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता है नकारात्मक शिक्षा। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है द ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन आर, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए रीजनलिज्म या क्षेत्रवाद, बी कास्टिज्म या जातिवाद, सी लिंग्विज्म या भाषावाद। एंड डी ऑल ऑफ द एबव, या उपरोक्त सभी। तो जब हम नेशनल इंटीग्रेशंस के बैरियर्स की बात करते हैं, ऑब्स्टिकल्स की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाओं की बात करते हैं, तो उसमें जो रीजनलिज्म है या क्षेत्रवाद है वह भी एक बाधा है। कास्टिज्म बहुत बड़ी बाधा है और लिंग्विज्म या भाषावाद भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा है। तो तीनों की तीनों क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं, बैरियर हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव, या उपरोक्त सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है वैल्यू डज नॉट हैव द अट्रीब्यूट, मूल्य की विशेषता नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए वैल्यूज आर हेल्पफुल इन एक्सपीरियंस एंड कॉग्निशन, मूल्य अनुभव एवं अनुभूति में सहायक होते हैं। बी इज द रेंज ऑफ वैल्यू इज लिमिटेड, मूल्यों का क्षेत्र सीमित होता है। सी वैल्यूज वेरी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, मूल्य परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। एंड डी इज वैल्यूज लेड टू प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, मूल्यों में उत्पादकता तथा सृजनात्मकता होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वैल्यू डज नॉट हैव द एट्रीब्यूट, इसमें मूल्य की विशेषता कौन सी नहीं है, यह प्रश्न है। तो पहला अगर हम देखें, वैल्यूज आर हेल्पफुल इन एक्सपीरियंस एंड कॉग्निशन, मूल्य अनुभव एवं अनुभूति में सहायक होते हैं, तो यह सही है। वैल्यूज आर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज, मूल्य परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, तो यह भी सही है। वैल्यूज लीड टू प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, मूल्यों में उत्पादकता तथा सृजनात्मकता होती है, यह भी सही है। लेकिन जो यहाँ पे बी ऑप्शन है कि मूल्यों का क्षेत्र सीमित होता है, यह सही नहीं है। द रेंज ऑफ वैल्यूज इज लिमिटेड, या मूल्यों का क्षेत्र सीमित है, यह सही नहीं है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे हम
कि जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है वो अपने आप में सही है। इसका प्रश्न का सही उत्तर है, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉलेज, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का एक प्रकार है। एंड योर ऑप्शंस आर ए एम्पिरिकल नॉलेज या अनुभवजन्य ज्ञान, बी साइंटिफिक नॉलेज या वैज्ञानिक ज्ञान, सी रिवील्ड नॉलेज या प्रकट ज्ञान, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो जब हम नॉलेज की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं या ज्ञान के प्रकार की बात करते हैं, तो उसमें इंपिरिकल नॉलेज या अनुभवजन्य ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज या वैज्ञानिक ज्ञान, रिवील्ड नॉलेज या प्रकट ज्ञान, ये सभी आती हैं। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हु सेड, किसने कहा कि a single word to express the whole life of a community is a special word, that is culture। किसने कहा कि समुदाय के पूरे जीवन को व्यक्त करने के लिए जिस एक शब्द का विशेष प्रयोग होता है वह क्या है, संस्कृति है। यानी योर ऑप्शंस आर ए कुक एंड कुक, बी ओटावे, सी आर.टी. लैपियर एंड डी नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, यह स्टेटमेंट जो है किसका है, ए के सी ओटावे। किसका है, ए के सी ओटावे। तो ओटावे जी का स्टेटमेंट है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू ए के सी ओटावे, अ सिंगल वर्ड टू एक्सप्रेस द होल लाइफ ऑफ ए कम्युनिटी इज अ स्पेशल वर्ड, दैट इज कल्चर। समुदाय के पूरे जीवन को व्यक्त करने के लिए जिस एक शब्द का विशेष प्रयोग होता है वह है संस्कृत, अकॉर्डिंग टू ए के सी ओटावे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक इज नॉट, अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए प्रिंटिंग शुड बी क्लीन, क्लियर एंड अनक्लटर्ड, मुद्रण जो है स्वच्छ, शुद्ध और स्पष्ट हो। बी है होम पेज इलस्ट्रेशंस बी अट्रैक्टिव एंड पर्पजफुल, मुख्य पृष्ठ जो है वो सचित्र हो, आकर्षक हो एवं सौदेश्य हो। सी द बिग साइज ऑफ द वर्ड, शब्दों का बड़ा आकार हो। एंड डी प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों एवं मूल्यों के अनुरूप हो। अब ध्यान से देखिए, प्रश्न है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। तो जो पहली विशेषता है दैट इज प्रिंटिंग शुड बी क्लीन, क्लियर एंड अनक्लटर्ड, अर्थात मुद्रण स्वच्छ, शुद्ध और स्पष्ट हुई है। होम पेज इलस्ट्रेशन भी अट्रैक्टिव एंड पर्पजफुल, मुख्य पृष्ठ सचित्र और आकर्षक और सौदेश्य यह भी है। प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज, अर्थात विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों मूल्यों के अनुरूप यह भी हो। लेकिन जो शब्दों का बड़ा आकार, द बिग साइज ऑफ द वर्ड्स जो है, यह किसी अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। सो हियर इन दिस क्वेश्चन द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है, द बिग साइज ऑफ द वर्ड्स, दैट इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है ह्यूरिस्टिक मेथड इज गिवन बाय, ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो किसकी देन है। एंड योर ऑप्शंस आर ए नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद की, बी प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद की, सी रियलिज्म या यथार्थवाद की, एंड डी आइडियलिज्म या आदर्शवाद की। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ह्यूरिस्टिक मेथड है या खोज विधि है, अन्वेषण विधि है, दैट इज गिवन बाय हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग जी के द्वारा दिया गया और यह जो क्या थे, प्रकृतिवादी थे। सो ह्यूरिस्टिक मेथड इज गिवन बाय नेचुरलिज्म या प्रकृतिवादियों के द्वारा ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि या अन्वेषण विधि दी गई है। सो हियर इन दिस वे द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रकृतिवाद। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन इज, आदर्शवादी शिक्षा का जो सबसे कमजोर बिंदु है वह क्या है। एंड योर ऑप्शंस आर ए डिसिप्लिन या अनुशासन, बी कैरिकुलम या पाठ्यक्रम, सी टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियां, एंड डी ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम आइडियलिस्टिक फिलोसफी या आइडियलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं तो उसकी ढेर सारी विशेषताएं हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे कमजोर या वीकेस्ट पॉइंट क्या है, कमजोर बिंदु क्या है। तो जो कमजोर बिंदु है वो क्या है, दैट इज डिसिप्लिन उसका कमजोर बिंदु नहीं है, बल्कि उसका पॉजिटिव पॉइंट है। करिकुलम नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि क्या है, दैट इज टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियां जो है वो जो है आदर्शवादी शिक्षा का सबसे कमजोर बिंदु है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों में जो है आदर्शवादी शिक्षा जो है वो कमजोर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है हु सेड
In a very deep sense, it is quite as reasonable to say that philosophy is based upon the education as education is based upon philosophy. किसने कहा? अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है. एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, दैट इज ए जेंटाइल, बी फिक्टे, सी ईजी पैट्रीज एंड डी आर रस्क. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जी.ई. पैट्रिज या ईजी पैट्रिज के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है. सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू पैट्रिज, in a very deep sense it is quite as reasonable to say that philosophy is based upon education as education is based upon philosophy. पैट्रिज के अनुसार अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16. प्रश्न आपके स्क्रीन पर है. क्वेश्चन इज, प्रयोजनवादी विद्यालय को मानते हैं. द प्रैग्मेटिस्टिक believes in the school and your options are A, the laboratory या प्रयोगशाला मानते हैं, B, सेंटर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का केंद्र मानते हैं, C, सीखने का साधन या लर्निंग टूल मानते हैं, D, इंस्टीट्यूशन या संस्था मानते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैग्मेटिस्ट जो होते हैं, जो प्रयोजनवादी होते हैं, विद्यालय को प्रयोगशाला या लैबोरेटरी मानते हैं. सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, द लैबोरेटरी और प्रयोगशाला. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17. प्रश्न है, फिलोसफी मीन्स या दर्शन का अभिप्राय है. एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, ए, टू पॉन्डर या चिंतन करना, बी, टू लुक या देखना, सी, टू सर्वे या अवलोकन करना, डी, सर्च फॉर ट्रूथ या सत्य की खोज करना. अब यह प्रश्न जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है. यहाँ पे देखिए, टू पॉन्डर तो नहीं है, अवलोकन करना भी नहीं है, लेकिन देखना और सत्य की खोज इसमें से कोई एक है. जब हम उपनिषद की परिभाषा देखते हैं कि दृष्टे अनेन दर्शनम, अर्थात जिससे देखा जाए, अर्थात दर्शन किया जाए, वही क्या है, दर्शन है. तो हमें लगता है कि जो बी ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन. लेकिन हम जानते हैं कि जो फिलॉसफी होता है उसका जो मेन एम है दैट इज द सर्च ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, या ब्रह्मांड के अंतिम सत्य या अल्टीमेट रियलिटी की खोज करना ही क्या है, फिलॉसफी का लक्ष्य होता है. जीवन के सत्यों की खोज करना ही फिलॉसफी का लक्ष्य होता है. तो इस तरह से हम कहेंगे कि दर्शन का अभिप्राय जो है वो क्या है, सत्य की खोज है, सर्च ऑफ ट्रूथ है, सर्च ऑफ रियलिटी है. यहाँ पे ट्रूथ की जगह अगर रियलिटी होता तो ज्यादा उचित होता. तो सत्य की खोज करना या रियलिटी की खोज करना, दैट विल बी अ राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 या प्रश्न संख्या 18. प्रश्न संख्या 18 है, कक्षा नायकी पद्धति का जन्म हुआ. द मॉनिटोरियल मेथड वाज बोर्न इन. एंड योर ऑप्शंस आर, ए, बुद्धिस्ट पीरियड या बौद्ध काल में, बी, इस्लामिक पीरियड या इस्लाम काल में, सी, वैदिक पीरियड या वैदिक काल में, डी, नन ऑफ द एबव या इनमें से कोई नहीं. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ा था तो वैदिक काल में ये पढ़ा था कि ऐसे विद्यार्थी जो भविष्य में जाकर के शिक्षक बनते, अर्थात जो ब्राह्मण वर्ण के विद्यार्थी थे, जो जिनको कि भविष्य में जाकर के शिक्षक बनना होता था, उन्हीं को कक्षा का नायक बनाया जाता था और उनके द्वारा अन्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता था. और यह वही कार्य करता था जो कि आज के समय में जो शिक्षण संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान है, या बीएड कॉलेज या ट्रेनिंग कॉलेजेज है, वो करती हैं. उस समय ये ट्रेनिंग या प्रशिक्षण संस्थाएं नहीं हुआ करती थी, तो गुरुकुल में ही प्रशिक्षण होता था. और जो गुरुकुल में प्रशिक्षण होता था वो कैसे होता था, इसी कक्षा नायकी पद्धति के द्वारा होता था. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी वैदिक पीरियड या वैदिक काल में. तो कक्षा नायकी पद्धति का जन्म कहाँ हुआ, वैदिक काल में हुआ था. सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 या प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पर. प्रश्न है, हु एम्फेसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी ए सोशल प्रोसेस. किसने इस पर जोर दिया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए. एंड योर ऑप्शंस आर, ए, प्लेटो, बी, रूसो, सी, जॉन डेवी एंड डी, अरिस्टोटल या अरस्तु. तो डियर स्टूडेंट्स, किसने कहा हु एम्फसाइज्ड दैट द एजुकेशन शुड बी ए सोशल प्रोसेस, किसने कहा, इस पर जोर दिया कि शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए. तो किसने कहा, दैट इज जॉन डेवी. जॉन डेवी ने इस पर बल दिया कि शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए. जॉन डेवी एम्फसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी ए सोशल प्रोसेस. सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 या प्रश्न संख्या 20. प्रश्न है,
हुज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में वैयक्तिक उद्देश्य किसकी देन है? एंड योर ऑप्शंस आर ए जॉन डेवी, बी एडलर, सी रेमंड एंड डी नन। तो डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा में वैयक्तिक उद्देश्य या इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन किसकी देन है? दैट इज गिवन बाय नन, या नन की देन है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सब लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो कि परीक्षा में पूछे गए थे, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे या फिर जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जो व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे गए थे 6, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। डियर स्टूडेंट्स, अन्य जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बचे हैं उनका अभ्यास हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपको कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से देख पाएं, सर्च कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में। अन्य जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बचे हुए हैं क्वेश्चन पेपर के, उसको लेकर के उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।